भारत की खोज कैसे हुई, कब हुई भारत की खोज, किसने की भारत की खोज, आखिर क्यों हुई भारत की खोज। भारत के पास एक वक्त इतना सारा धन और खजाना था कि भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। कई बड़े बड़े देशों से लोग भारत में व्यापार करने आते थे और यहाँ से खूब सारा धन कमा करके ले जाते थे। भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी समृद्ध था, वह कई देशों की नजरों में आकर्षण का केंद्र था। लेकिन पूछा जाता है कि भारत की खोज आखिर किसने की, किसे सबसे पहले इस देश के बारे में पता चला था। हालांकि भारत में व्यापार के अवसर थे कि लोग अपने आप भारत की ओर बढ़ते चले गए, लेकिन इतिहास में कहा गया है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। समुद्री मार्ग से भारत आया था। यूरोप से एशिया तक समुद्री मार्ग को खोजने का श्रेय भी वास्को डी गामा को जाता है। साथ ही वास्को डी गामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं ऑफिशियल महेंद्र 43 के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं इस सवाल को लेकर कई लोगों को यह भ्रम होता है। वह सवाल ऐसा समझते हैं कि भारत की खोज से पहले भारत पृथ्वी पर था ही नहीं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग यह समझते हैं कि जब भारत इस धरती पर पहले से था तो फिर खोज का मतलब क्या है। पश्चिम के लोगों को भारत की कहानियां के बारे में पता था, वे अच्छी तरह से जानते थे कि भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन उनको भारत की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं था। पश्चिम के लोग जानते थे कि भारत और खजाने संसाधनों से परिपूर्ण देश है और भारत पूर्व के देशों में पूर्व दिशा की ओर स्थित है। यदि आप वर्तमान भारत मानचित्र पर देखेंगे तो आपको ज्ञान होगा कि पहले भारत ऐसा नहीं था। उस समय के भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक के इलाके भी आ जाते थे। इस तरीके से तिब्बत का इलाका, म्यांमार का इलाका, यह सारा का सारा भारत का हिस्सा हुआ करते थे। दोस्तों, 1498 में पुर्तगाल का राजा किसी नागरिक को भारत की खोज के लिए भेजने का निर्णय करते हैं और इस कार्य के लिए वह अपनी सेवा में काम कर चुके 4 चुने सैनिक वास्को डी गामा को 4 नाविकों के साथ और उनके खान पान की सुविधा देकर पुर्तगाल से रवाना करते हैं और कहते हैं कि पता लगाओ भारत कहां पर है। इसी के साथ वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज पर निकलता है। 4 नाविकों का समूह अफ्रीका के तटों से होता हुआ दक्षिण अफ्रीका केप ऑफ गुड से आगे बढ़ता है और मामूसा द्वीप पर रुकते हुए हिंद महासागर से होते हुए 20 मई को केरल के कालीकट बंदरगाह तक पहुंचता है। भारत का तत्कालीन राजा जमोरिन वास्को डी गामा का स्वागत करता है और उसे भारत में व्यापार की अनुमति दे देता है। उसके बाद वास्को डी गामा 3 बार समुद्री रास्ते से भारत गया और व्यापार किया। तो इस तरह भारत के पुर्तगाल ने भारत के साथ उद्देश्य भारत की पूर्ति की, जिसको वास्को डी गामा ने संभव बनाया। आपको बता दें, भारत में मसाले काफी मात्रा में उगाए जाते थे, किंतु पत्थरों की बात हो या मसालों की, भारत में काफी मात्रा में उपलब्ध और इन वस्तुओं का विदेश में व्यापार हुआ करता था। भारत की वस्तुएं इन यूरोप के बाजारों में व्यापार के लिए जाती थी और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों जैसे कि इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्निया, मलेशिया, इन द्वीपों पर भारत की वस्तुएं बन जाती थी। देखा जाए तो भारत का व्यापार प्राचीन समय में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हुआ करता था। अरब व्यापारी भारत में आकर सामान खरीदते थे क्योंकि सामान यहाँ काफी सस्ता मिलता था और ले जाकर के दूसरे जगह पर काफी महंगे दामों में बेच देते थे। तो इस तरीके से उन लोगों का बड़ा मुनाफा मिल जाता था। भारत से व्यापार करने में अरब देशों की भी भूमिका थी। अरब व्यापारी काफी ज्यादा मुनाफे के लालची थे। इस तरीके से समूचे एशिया के व्यापारी पर इनका कंट्रोल और नियंत्रण चला करता था। ठीक उसी प्रकार से यूरोप से भी व्यापार हुआ करता था। यहाँ से जो सामान यूरोप से आता था उसे यूरोप की सीमा वाले क्षेत्र पर छोड़ देते थे, अर्थात यूरोप और एशिया का जो सीमावर्ती इलाका था वहां पर लाकर छोड़ देते थे और वहां से इटली और वेनिस के व्यापारी इससे काफी मुनाफा कमाते थे। तो दोस्तों, वास्को डी गामा ने भारत की कोई 3 यात्रा की थी। 1524 में उनकी अंतिम यात्रा में मलेरिया से गंभीर रूप से ग्रस्त हो गए थे। 24 दिसंबर 1584 को उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको यह हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था
तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।